हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आज के सब्जेक्ट पर बात करना शुरू करें उसके पहले जो बार बार दोहराता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की यह दृष्टि है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय से राज्य स्तरीय से लेकर के हर जिले में और जहाँ अनुमंडलीय न्यायालय है वहाँ भी काम करता है। इसके अलावा गांव पंचायतों में उसके पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी ये है कि हर किसी को जो ज़रूरतमंद है, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, उसे न्याय नहीं मिले, ये नहीं हो सकता है, उसकी मदद करें। और ख़ास कैटेगरी के लोग जिसको चिन्हित किया गया है उसमें SC, ST, ट्रांसजेंडर, विकलांग, महिलाएं और जिसकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, वे सारे लोग दावेदार हैं। न्याय पाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से उनको हर तरह की कानूनी सहायता निःशुल्क दी जाएगी। आप यह सुनते हैं, इस एपिसोड देखते हैं, तो आप भी यह बात जानिए और दूसरे को भी बताइए। आज हम बात करेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार पर, और बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व जिला जज SS प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। तो हम लोग बात करें महिलाओं के कानूनी अधिकार पर। कानूनी अधिकार क्या है? महिलाओं में भी तो कई कैटेगरी हो गई है, बेटी हो गई है, बहू हो गई है, सास हो गई है, बच्चियां हैं। तो उसके सबके अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या बनते हैं, ताकि वो अपना दावा कर सके कि भाई हमको ये नहीं मिल रहा है, वो हमको चाहिए, ये राइट हमारा है। महिलाओं का जो हम लोगों के पूर्व काल में स्थिति थी, उसके संदर्भ में आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की उन पंक्तियों को याद कीजिए जिसमें वो लिखते हैं, महिला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मतलब हर जगह उनके साथ में भेदभाव था, समान अधिकार नहीं मिलता था। हालांकि हम लोग संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक में कानूनी समानता के अधिकार का चर्चा करते हैं, लेकिन उनको इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क मिल नहीं रहा था। उसके बाद अब आ गया इक्वल रिम्यूनरेशन का कानून आ गया। महिला जब बचपन होता था तो उनके साथ में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत काफ़ी हुआ करता था। अब उन बच्चियों को इससे बचाव के लिए कानून आ गया। उसी प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही ज्वलंत समस्या था। इस पे लगातार इंटरनेशनल सेमिनार हुए और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी कंट्रोल करने के लिए कानून आ गया। कानून सख्त होता चला गया। महिलाओं का शारीरिक शोषण और सेक्सुअल जो शोषण होता था, इसके लिए पुराने IPC में और फिर भारतीय संहिता में जो नया परिवर्तन आया, उन सब में कठोर प्रावधान किया गया। महिलाएं जब बच्चियों की शादी होती थी, शादी के बाद जब वो ससुराल जाती थी तो वहाँ उसके साथ में जो कभी प्रताड़ना होता था तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया। फिर घर में रहते हुए कभी भाई, कभी और कोई रिश्तेदार, कभी इवन बेटा भी, ये सब लोग अगर अत्याचार करते हैं तो उसके लिए भी कानून आ गया। अब वुमेन एट्रोसिटीज़ को कम्प्लीटली रोकने का प्रयास हुआ। तो इस तरह से ये लगातार डेवलपमेंट होता गया और अब ये सब कानून आ गए। इसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या था कि हम अनचाहे गर्भ को हटा सकें
उसको पहले था क्या कि गर्भपात कानूनन करा सकते। अपराध था, तो उस पर भी कानून आ गया। तो इन सारे चीज़ों को देख के ये कहा जा सकता है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन महिलाओं के अधिकार के संबंध में आया है और वो निरंतर प्रगतिशील है। एक एक कानून की अगर हम चर्चा करें जो प्रमुख कानून है तो उस पर थोड़ा सा लोगों को समझाने में थोड़ी आसानी होगी। जी जैसे पारिवारिक हिंसा जो जी। है, पारिवारिक हिंसा से ही शुरू करें। जी हाँ, ये पारिवारिक हिंसा बच्चे से लेके बूढ़ी औरतों तक पर किया जा सकता है और इसके लिए मैजिस्ट्रेटियल ट्रायल है, वो कोई भी अपना मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकता है। मजिस्ट्रेट के को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वो इसकी जांच करवाते हैं और जांच का काम एग्जीक्यूटिव साइट का होता है। कोई सीओ, बीडीओ किसी को भी अधिकृत जो भी किया जा executive सकता है, magistrate हाँ, उसको अधिकृत किया जा सकता है। वो अपना एक क्वेश्चनायर के साथ में अपना आंसर उसका लेते हैं और वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके आधार पर रिलीफ दिया जाता है, जिसमें इसके लिए आवश्यक नहीं हो कि जो महिला रह रही है जहाँ, वो उसके पिता का घर हो सकता है, उसके पति का घर हो सकता है, उसके पुत्र का घर हो सकता है, पुत्री का घर हो सकता है। इन सारे जगहों पे उनको रहने का और सम्मानित जीवन बिताने का जो जो ज़रूरत है उन सबको उसमें पूरा किया जा सकता है। तो घर में जो जिसको गार्जियन हम कह सकते हैं, जो मान्यता है प्राप्त है कि बेटा बड़ा हो गया तो बेटा गार्जियन है, देवर बड़ा है तो देवर गार्जियन है, पति नहीं है तो और ज़्यादा कष्ट है, पति गार्जियन है। ये गार्जियनशिप जो है, उस गार्जियनशिप में भी अत्याचार होते रहते हैं अलग अलग ढंग से। ये गार्जियनशिप का कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों के मन में है कि गार्जियन जब कभी भी होगा तो कोई पुरुष ही होगा, आमतौर पर यही होता है। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। गार्जियन महिला भी हो सकती है। और पहले तो सक्सेशन में औरतों को कोई राइट नहीं था हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी औरतों को अधिकार जिसको पुरुष थोड़ा सा के विस्तार समान हिंदू में ही दे सक्सेशन दिया एक्ट गया। का थोड़ा विस्तार से हिंदू बताएं। सक्सेशन एक्ट 1956 का है और उसमें पहले संपत्ति का बंटवारा जो होता था, संपत्ति के बंटवारा के लिए कोपार्सनरी एक चैप्टर था और कोपार्सनर वही हो सकते थे जो मेल हों और उसमें 4 ही पीढ़ी के लोग होते थे। 4 पीढ़ी के लोग कोपार्सनर होते हैं। उसमें कोपार्सनर ही संपत्ति के बंटवारा का केस ला सकते थे, लेकिन अब कोपार्सनर महिला हो सकती है और महिलाओं को भी अपने पुरुष वर्ग के लोगों के समान ही अधिकार प्राप्त है संपत्ति में, अपने पिता के संपत्ति में। आमतौर पर मान्यता यह है कि शादी में दहेज देकर के बेटी को विदा कर दिया तो अब उसका राइट यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन से थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यही हिंदू सक्सेशन एक्ट ही हम बताए 19 वो खत्म नहीं होता, उसका राइट खत्म नहीं होता, उसका राइट खत्म नहीं पिता होता के और घर में वो राइट खत्म नहीं होता वो है, भाई के घर में राइट खत्म नहीं होता है कभी नहीं। उसका अगर वो जीवित है, ये 2005 से ज़्यादा प्रभावी हो गया है, वो अगर चाहे तो पार्टीशन सूट ला सकती है इस संबंध में और बराबर का बंटवारा मांग सकती है। इसके अलावे पहले जो होता था वो स्त्री धन के रूप में ही जो मिलता था उसको मिलता था, लेकिन वो स्त्री धन का जो प्रावधान है वो जस का तस है, जो उसको विवाह में दहेज वहेज। मेहर होता है मुस्लिम धर्म में, मेहर है कि मेहर के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं कि मेहर मिलेगा और मामला खत्म हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में भी, मुस्लिम में भी वही हम आना चाह रहे हैं कि अब जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में मुस्लिम धर्म पर ईसाई जो लोग हैं, ट्राइब्स जो लोग हैं, उन पर कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना मुस्लिम ये जो है फैमिली लॉ के अनुसार होता है बंटवारा। मुसलमानों में भी जो मुस्लिम लॉ है उसमें उन लोगों को अधिकार मिलता है, जैसे 4 आना पुरुष वर्ग का अधिकार है तो 2 आना स्त्री वर्ग का अधिकार है। वहाँ पर औरत को अधिकार से क्या दिया फर्क पड़ेगा? नया कानून उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसमें नहीं आता है। अच्छा। वो जो मुस्लिम लॉ है उसी के अनुसार उसको, पुराना मुस्लिम लॉ जो चला रहा है वही है अभी। डाइवोर्स में क्या है? मुस्लिम विधि के तहत अगर शादी की गई है, हिंदू विधि के तहत शादी की गई है तो वहाँ डाइवोर्स 3 तलाक पे अभी परिवर्तन आया है। जैसे 3 तलाक एकदम सिमिल्टेनियसली कह दिया जाता था, तलाक तलाक कहीं से तलाक, बाहर से भी फोन पर कह दिया जाता है, वो या भेज उसको दिया रोक दिया गया है, वो एक अपराध बना दिया गया है।
उसी तरह से अब आप जो कहे कि जो दहेज मिलता नहीं, था अब उसको तो अलग डाइवोर्स होने के लिए क्या प्रोसेस है? वही प्रोसेस है जो सामान्य हिंदू परिवार के लिए है, या वो नहीं, प्रोसेस उसका मुस्लिम लॉ में जो प्रोविजन है उसके अनुसार महिला अगर तलाक अगर कोर्ट चाहती में है, आती हैं तो डिवोर्स के लिए कोर्ट में मांगती हैं कि हमको वो ये मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उस स्थिति में क्या है? कोर्ट में पहले जो सीआरपीसी का प्रोविजन 125 था उसमें साहबानों को का केस आया था और फिर अमेंडमेंट आ गया और कह दिया गया क्या कि वो अधिकार नहीं मांग सकती है मेंटेनेंस का अपने पति से या और लोगों से। लेकिन अब जो नया कानून आया उसमें फिर से बहाल कर दिया गया, अब वो मेंटेनेंस मांग सकती है। मेंटेनेंस मांग सकती है, और डाइवोर्स होने पर और डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स अगर उसके हस्बैंड लिए क्लेम करता है या ये अपने क्लेम करती है तो उसके राइट्स क्या है? जैसे अगर यदि कोई पुरुष करता है तो वो तलाक कहलाता है, और कोई महिला तो अगर पुरुष जब तलाक देगा तो तलाक देने के बाद उसका मेंटेनेंस और उसका भरपाई बता रहे हैं जी जैसे कोई पुरुष तलाक के लिए करता है तो वो तलाक कहलाता है। लेकिन महिला अगर चाहती है किसी से जुदा होना अपने पति से तो उसको कहते हैं खुला, वो शब्द बदल जाता है। और उसमें इद्दत पीरियड तक तो पहले भी था कि इद्दत के पीरियड तक इद्दत होता है, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड, वो 3 इद्दत तक उन लोगों को मिलना चाहिए, 3 महीना तक, और वो यूं ही देना चाहिए। दूसरा चीज़ उसका था कि जो निकाह नामा है, अगर अलग हैं इद्दत तक तो उसको मेंटेनेंस देना ही है। 3 महीने इद्दत तक तो पहले से था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो देते रहना है। दूसरा आता है कि उसको जो निकाह नामा है तो निकाह नामा के शर्त के अनुसार उसको मेहर दे देना है। मेहर दे देने के बाद अब आता है मेंटेनेंस की बात, तो वो मेंटेनेंस अब वो कोर्ट में जा सकती है, फैमिली कोर्ट में अपनी बात को रख सकती है और तलाक ले कोर्ट सकती इससे इतर भी तय कर सकता है क्या मुस्लिम धर्म में इंटरफेयर करके कि इससे ज़्यादा दिला सके मेहर वो के मेंटेनेंस का प्रोविजन जो है उसमें करेगी वो सीआरपीसी मतलब या सेटलमेंट में भी मेंटेनेंस में या सेटलमेंट जो भी सेटलमेंट होता है उसमें अब कोर्ट जो है प्रोविजन जो है उस प्रोविजन उसके अनुसार करेगा। अब थोड़ा सा लड़कियों पर बात करें, लड़कियों पर क्या क्या नए नए कानून आए लड़कियों के लिए खास करके, जैसे कि उसके साथ वर्किंग वुमेन आ जाती है तो वर्किंग वुमेन के लिए क्या है? अब तो पहले जो वर्किंग प्लेस पे उन लोगों के साथ जो होता था सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता था, तो विशाखा वाले केस के बाद आ गया कि जहाँ कहीं भी वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई और ऑफिस हो, जो भी जहाँ भी औरतें काम कर रही है वहाँ पे अब एक कमेटी का गठन होगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो कमेटी बातों को सुनेगी, बात को रखा जा सकेगा। कमेटी कौन बनाएगा? कमेटी गवर्नमेंट जो बनाएगी? हेड होगा वहाँ का इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वही वो कंपनी बनाएगा। तो कंपनी में महिलाओं कंपनी हो सकता है, कॉलेज में प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो वो इसको बनाएंगे। अगर नहीं रेशियो होता क्या होगा कमेटी में? रेशियो स्त्री पुरुष का रेशियो क्या होगा? उसमें अधिकतर तो स्त्रियों को ही रखा जाता है, अगर स्त्री नहीं होगी तब पुरुष होंगे, स्त्री ही तो होगी। कितने दिन में वहाँ पर मामले की जांच करके उसके कंप्लेन उसमें अति शीघ्र का प्रावधान है। अच्छा, अति शीघ्र का भी हो सकता है? नहीं, अति शीघ्र का तो वो नहीं होगा। अति शीघ्र का अर्थ है जब कंप्लेन आता है अति शीघ्र में, जब अमूमन सोचते हैं लोग कि महीना भर में निपटा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 या 3 महीना में कर दें। वहाँ सेटल नहीं होता है, नया नहीं मिलता है, देन फिर कोर्ट वो अपना रिपोर्ट सौंप देती है। उस पर 2 चीज़ होगा, एक तो क्या कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, और जुडिशियल एक्शन के लिए तो आपको थाना जाना होगा, थाना में मैटर को रखना होगा। दूसरे ये नौकरियों में कितना राइट्स उनको मिला? अभी नौकरियों में क्या स्थिति है उनकी? नौकरी में जो रिजर्वेशन है, जगह था कि वहाँ नहीं जा सकती हैं, अब जो सिचुएशन बदला रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में तो जो मिला है मिला ही। उसमें भी पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये प्रावधान था कि औरतों के लिए कुछ प्रावधान इसमें किया जाए, उस अनुसार किया गया है। हाँ, अब आप एक अलग अंतर देखिएगा। प्रिंसिपल के तहत पंचायतों में तो किया गया, नौकरियों में जो वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट वैकेंसीज, उसमें भी तो किया गया है, उसमें भी कर दिया गया, उसमें भी किया गया है। और इसके अलावे आप देखते हैं जहाँ पहले पोस्टिंग नहीं होता था, अब जैसे महिला पायलट एयरफोर्स में नहीं होती थी, वहाँ भी उनको दिया गया। और खास कैटेगरी वाइज पे प्रमोशन नहीं होता था, वहाँ भी अब सब प्रमोशन वगैरह भी है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल प्रमोशन उन लोगों को मिल रहा है। ये सब परिवर्तन है। इन अधिकारों में अगर उनको लगता है कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो अधिकार पाने का सबसे सुलभ रास्ता, सबसे आसान रास्ता क्या है?
जहां आसानी से वो मूव करें और आसानी से उनको न्याय मिलने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो। जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का क्योंकि हम उल्लंघन जिस होता सोसाइटी है। में रह रहे हैं उस सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज तो है, हाँ, और यह जानते हुए भी कि महिला गलती नहीं है, पुरुष की ही गलती है, तब भी पुरुष को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे पुरुष खड़े हो जाते हैं, इवन महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं। दहेज के मामले में ही देखें, दहेज शुरू कहाँ से होता है? दहेज शुरू होता है माता जी, दादी जी, भाभी जी और बुआ जी से, और जा करके पटका जाता है पुरुषों पर। तो फिर उसमें वो महिला अकेले पड़ जाती है। आमतौर पर महिला अकेले ही पड़ जाती है, जब अन्याय के खिलाफ लड़ने जाती है तो अकेले, अगर जिद है। इस क्वेश्चन को दो भाग में आप बांट दिए। पहला है क्या कि अगर यदि उसके राइट का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगी, और दूसरा सामाजिक स्थिति जो आप बता रहे हैं, तो वो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो इसके लिए फंडामेंटल राइट में वो 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट आएगी, और 32 में आर्टिकल 32 में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके अतिरिक्त वो अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लिख सकती है, और हम लोग जो जानते हैं कि क्वासी जुडिशियल फॉरम्स भी जो हैं वो इसको सुनता है और इसके समस्याओं के निदान में अपना सक्रिय सहयोग देता है। एक तो तुरंत उसको प्रोटेक्शन चाहिए, खास करके हिंसा के मामले में इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन दो तरह का चाहिए, एक तो घर का प्रोटेक्शन चाहिए जहाँ की घर में उसको रहने दिया जाए, या वहाँ रहने की स्थिति नहीं है तो दूसरा कोई शेल्टर दिया जाए। उसके लिए वो किसके पास जाए कि हमको सुरक्षित एक जगह मिले जहाँ की हम रह सकें, अपने हो सकता है कि बच्चों के साथ भी। इमीडिएट सुरक्षा के लिए पुलिस है और आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। इमीडिएट सुरक्षा के लिए आप वहीं जाइएगा, क्योंकि अगर यदि कोर्ट भी कोई आदेश पारित करेगा तो डायरेक्शन तो पुलिस और एग्जीक्यूटिव को ही दिया जाएगा, और अगर वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा देती है तो उनके पास में भी क्वासी जुडिशियल पावर्स तो होते हैं जिसके तहत उनको लाभ पहुँचाया जा सके, और वो पहुँचाते हैं लोग। अब थोड़ा सा डॉरी के बारे में हम लोग बात कर लें। डॉरी के बारे में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में लगातार रूलिंग्स आ रही है कि बहुत सारे गलत मुकदमे में जो नहीं है उसको फंसा दिया जा रहा है। तो डॉरी देना नहीं देना दोनों चीज़ है कि दोनों कानूनन अपराध है, देना भी अपराध है, लेकिन जब मामला होता है तो लेने वाले पर ही सारी बातें होती, देने वाले पर कोई बात ही नहीं होती है। देना और लेना दोनों अपराध है, लेकिन अमूमन होता है क्या, कोई आरोप लगाया तो हम लोगों के यहाँ जो है झूठे आरोप, अगर आरोप झूठा पाया गया तो उस पर प्रोसिक्यूशन हो, इस मामले में हम लोग सुस्त हैं। और झूठा प्रोसिक्यूशन के बाद, झूठी गवाही, झूठा प्रोसिक्यूशन, दोनों उसके बाद जो प्रावधान होना चाहिए वो नए जो भारतीय संहिता, न्याय संहिता में नए नए चीज़ आए हैं उसमें ये प्रावधान लाया गया है। लेकिन अभी जो वो सारा फीडबैक उसका जो मिलेगा, इसके आधार पर कहा जा सकेगा भविष्य में कि कितना प्रभावी रहा है, लेकिन पूर्व के कानून में इसका उपयोग कम किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालयों से कैसे त्वरित मदद मिल सकती है अगर वो चाहें वहाँ पर करने के लिए? इसके एक तो लिए पीएलवीज जो हैं, पीएलवीज अपना जगह जगह पर हैं, क्लिनिक्स भी है, लीगल क्लिनिक्स है, वहाँ जा सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकती हैं। लेकिन वो चाहे कि हमको तुरंत मिले और वहाँ से हमको कम से कम सुरक्षा हो जाए कि हमारी जान माल की इसके लिए इंटरनेट पे जगह जगह टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता रहता है। उसमें आप डीएलएसए सेक्रेटरी को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप झालसा के स्टेट सेक्रेटरी को, स्टेट सेक्रेटरी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से जगह पीएलवी खुद आगे बढ़ के मदद करते हैं। तो डिफरेंट जिस स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट का मामला हो वहाँ पर इसको उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था अगर वो की जाए तो क्या है? पुलिस तो है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियरी भी है, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति ये है कि उनको कहीं पर भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर पति मारेगा तो हम किसके पास जाएं, बेटा मारेगा तो हम किसके पास जाएं, देवर मारेगा तो हम किसके पास जाएं। तो वो सुरक्षा हम यहाँ से उनको बता सकें कि भाई तुरंत आप इमीडिएट, जैसे थाना है, जैसे आपने कहा कि थाना जो है इमीडिएट है कि भाई थाना जाइए। थाना अगर आप नहीं करता है तो थाना के आगे बढ़िए, एग्जीक्यूटिव में जाइए या जुडिशियरी में जाइए। आप ये आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न संबंधित है सोशल अवेयरनेस से। सोशल अवेयरनेस तब तक नहीं आएगा जब तक कि लोग अपने अधिकार को समझेंगे नहीं और अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे। अब कोई महिला
डरती है कि उसका पति बाद में उसको प्रताड़ित करेगा, समाज उसको प्रताड़ित देगा। करेगा, प्रताड़ना ही है एक तरह का वो। तो वो अगर उसको भय है तो सोशल सिक्योरिटी का जो प्रावधान है उसमें आप देखते होंगे कि महिला पेंशन है या और सब है, ये सब प्रावधान गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है। और हालांकि इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं बताने के लिए कि क्या क्या प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ होगा, से कई सारी लेकिन योजनाएं चल गवर्नमेंट रही का हैं, स्कीम्स। डिफरेंट स्कीम्स आते जा रहा है। और हम वही कहा जा सकता है कि निदान एक है, वही एक रास्ता है जहां उनको सहारा दिया जा सकता थोड़ा विशाखा पर हम लोग बात कर लें, विशाखा के बारे में बताएं। है। विशाखा का केस तो बहुत पुराना है, जिसमें कि दिल्ली में उसके साथ अनाचार हुआ था। बलात्कार हुआ था और उसके बाद काफ़ी आंदोलन चला और उस पर जजमेंट आया और जजमेंट में डायरेक्शन हुआ कि जहाँ कहीं भी महिला हैं उनके सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और हम लोग अभी तक हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, उसमें विशाखा का केस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके जो डायरेक्शंस हैं उसका पालन डिफरेंट संस्था करती है। थोड़ा पॉक्सो के बारे में बात कर लें। पॉक्सो के बारे में हम लोग पहले तो कर चुके हैं, और फिर भी ये कहा जा सकता है कि वो बच्चियां जिनका शारीरिक शोषण होता है उस सब का मामला पॉक्सो में आता है। और वो एक स्पीडी ट्रायल है, वो एक कैमरा ट्रायल है जिसमें कि उसके पहचान को छुपाया जाता है। ऐसे भी सेक्सुअल ऑफेंस जहाँ होता है वहाँ विक्टिम के पहचान को छुपाने का प्रावधान है। उसके कोई भी नाम, उसका कोई ऐसा चीज़ जिससे कि उसकी पहचान हो जाए, वो सब प्रतिबंधित है, नहीं किया जा सकता है। और पॉक्सो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि दुरुपयोग कानून का होता है, पॉक्सो अभी तक इस आरोप से बचा हुआ है। पॉक्सो में प्रायः रियल केस ही आते हैं। हाँ, बहुत से मामले अभी भी कोर्ट में पॉक्सो का नहीं आ पाता है। उसमें चूँकि सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ा होता है, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि अगर आएगा तो सामाजिक बदनामी होगी, इस कारण नहीं आता है। लेकिन अब बच्चे को यौन शिक्षा दिया जा रहा है बहुत जगह, और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रही है। डाइन विसाइन के बारे में भी थोड़ा बता दें। डाइन विसाइन के लिए स्पेशल एक्ट करके ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डाइन विसाइन में आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्रूएलिटी है एक लेडी के विरुद्ध जो उम्र दराज है। और डाइन विसाइन में हम ये देखे हैं कि जैसे आदमी का इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन में आप जब जाइएगा तो एक हम लोगों का कॉन्शस, अनकॉन्शस और सेमी कॉन्शस माइंड होता है। हम लोगों का अनकॉन्शस माइंड जो होता है उसमें बहुत सा डार्क व्यूज़ होता है, और वो डार्क व्यू जब हम लोग ब्रेन को डोमिनेट करने लगता है तब इस तरह के अपराध होते हैं। और हम इसका जो ट्रायल खुद किए हैं उसमें पाए हैं कि यही अनकॉन्शस माइंड जब लोगों का हावी हो जाता है तब ये अपराध होते हैं। और इसको दूर करने के लिए शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा उतना जल्दी ये अपराध दूर होगा। डाइन निरोधी कानून भी तो है। डाइन निरोधी कानून है, लेकिन डाइन निरोधी कानून प्रभावी है नहीं, बहुत कम सजा है। इसमें सजा कम है। अब उसमें आप कोई ओझा, गुनी या डाइन को पहचान जो कर दे, जो उसको घोषित करे, आप उसको सजा कीजिएगा। लेकिन इसमें तो हत्या हो जाता है, वहाँ पर डाइन तो हत्या प्रोहिबिशन एक्ट काम नहीं कर पाता है। वहाँ पर 302 या माने हत्या का जो हाँ, हत्या का आरोप लगता है। अब थोड़ा सा जो मानव तस्करी होती है, तो मानव तस्कर के शिकार बच्चियों के लिए क्या क्या प्रावधान है ताकि जहाँ हैं वहाँ उनको रिलीफ मिल सके। यहाँ से दिल्ली चली गई, यहाँ से मुंबई चली गई, यहाँ से नागपुर चली गई, कहीं चली गई, तो उनको वहाँ रिलीफ मिले। और यहाँ पर अगर लग रहा है कि हमको ठगा जा रहा है, यहाँ हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में क्या करें? ये ट्रैफिकिंग जो है ये किसी एक प्लेस से शुरू होता है और कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो ये अपराध एक जगह शुरू हुआ और लगातार चलते जा रहा है। जहाँ वो एंड होता है, जहाँ भी पकड़ में आता है, इस अपराध की सूचना जहाँ शुरुआत स्थल है या जहाँ पकड़ा गया है कहीं पर भी दिया जा सकता है और कहीं भी इसका ट्रायल हो जाएगा। और उस ट्रायल में
जो गवाही का प्रोसेस है, एक तो क्या विक्टिम गर्ल के गवाही को बहुत महत्व दिया जाता है, एविडेंस में कोरोबोरेशन का बहुत महत्व होता है, और यहाँ पे जहाँ पर कि इस तरह का अपराध हो वहाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रायः आता है, जिसको कि विक्टिम गर्ल के स्टेटमेंट के द्वारा कोरोबोरेट किया जाता है और वहाँ उसी आधार पर सजा किया जाता है। पलायन मैंने मानव तस्करी जो होती है उसमें जो लोग जाते हैं अगर रजिस्ट्रेशन करा के जाएँ, जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने स्टेट में, तो उससे बहुत तरह की सुरक्षा ट्रैक करने में सबको सुविधा हो जाती है। तो वो आमतौर पर नहीं होता है। वहाँ पर कोई काका चाचा नाना दादा दादी आता है बन करके और उसको सब विभाग दिखाता है, सब विभाग दिखा करके ठग करके ले जाता है। इसमें आप जानते होंगे कि हम लोगों के यहाँ अभी आधार कार्ड बन रहा है। आप जर्मनी में जाइएगा तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो तो लगातार ट्रेस किया जा सकता है, मरने तक रहता है उसका। तो आधार कार्ड हम समझते हैं आने वाले दिनों में उसी ढंग का एक टूल बनेगा और उसके आधार पे सारा कुछ अब तो मोबाइल भी ट्रैकिंग का बहुत आसान रास्ता हो गया है कि मोबाइल तो आप बदल सकते हैं, इसके पास उससे उसके पास जा सकता है, सिम कार्ड बदल सकते हैं आप, लेकिन ये जो आधार कार्ड है वो तो परमानेंट नंबर है आपके पूरे जीवन के लिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। महिला अधिकार की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत लंबे समय तक बात करने की ज़रूरत है। अलग अलग कानून पर अलग अलग बातचीत करने की ज़रूरत है। तो अगली बार मिलते हैं तो कोशिश करते हैं बात करने के लिए। इस बार तो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।